हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो समीकरण को संतुलित करना ये हमने सीख लिया, बेसिक एग्जाम्पल के साथ हमने सीखा है। अब आगे की तरफ हम लोग बात करें तो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम टॉपिकों पर। दो और मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, और वही दो टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर, ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हो जाएगा समाप्त। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, दो टॉपिक बचे हुए हैं जिसमें से पहला टॉपिक है संचारण। टॉपिक का नाम है संचारण। अब ये संचारण अर्थात क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। संचारण क्या है? तो मैं जब भी संचारण की बात करूंगा तो हमें क्या ध्यान रखना है कि संचारण अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो जंग लगना। तो अब इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि जंग लगना कैसे हम लोग ने देखा होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो धातु है, वो हवा में रही हुई ऑक्सीजन गैस, नमी अथवा तो कुछ रासायनिक पदार्थ, उनकी सहायता से रासायनिक क्रिया धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे वो जो धातु है अथवा तो पदार्थ है वो नष्ट होने लगता है अथवा तो उस पर जंग लग जाती है, जिसे कहते हैं संचारण की प्रक्रिया। क्या होती है बेटा परिभाषा? कि किसी भी पदार्थ में वायु में रही हुई यानी हवा में रही हुई कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। साथ ही साथ में क्या ध्यान रखना है? नमी तथा कुछ रासायनिक पदार्थ। इन तीनों की सहायता से वायु में रही हुई ऑक्सीजन, हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं परंतु कौन सी गैस की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन। साथ ही साथ में नमी और कुछ रासायनिक पदार्थ, ये लोग आपस में संयोजित होकर धीरे धीरे प्रक्रिया करते हैं उस पदार्थ पर और धीरे धीरे उसे क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट, यानी कि पूरी तरह से उसे खत्म कर देते हैं अथवा तो उस पर जंग लगने की शुरुआत होती है। क्या लगने की शुरुआत होती है? जंग लगने लगता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? संचारण। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने दिवाली के दिनों में हमारे घर में देखा होगा, लोहे पर हम लोग पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस लोहे पर क्या हो गई होती है? जंग लग गई होती है। वो जंग किसकी वजह से लगती है? इसी की वजह से वायु में रही हुई O2 गैस जब बारिशें होती हैं तो लगातार उस लोहे पर पानी के साथ वो संपर्क में होता है, आसपास में कुछ रासायनिक पदार्थ उस पर चिपक जाते हैं, जिससे संचारण यानी जंग लगने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो प्रक्रिया होकर वो जो पूरी की पूरी धातु है क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वही इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? सबसे पहला लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया जिसकी अभी हमने बात की। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने चांदी के आभूषण यानी कि चांदी की बात की होगी। चांदी के आभूषण, उस पर क्या हो जाता है? काली परत का जमना। किसका? काली परत का जमना अथवा तो चढ़ना। अब होता क्या है कि हमने चांदी के आभूषण यानी कि चांदी के गहने देखे होंगे, उस पर क्या होता है? कभी कभी काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये काले रंग की परत क्यों चढ़ती है? ये किसका एग्जाम्पल है? संचारण का एग्जाम्पल है। क्योंकि उसका धीरे धीरे क्या होता है? क्षय, यानी कि वो नष्ट होता है, उस पर जंग लगने की शुरुआत होती है। उस पर जंग किस तरह से लगी वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि चांदी के जो आभूषण होते हैं उस पर काले रंग की एक परत दिखाई देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि उस पर जंग लगने की शुरुआत हो रही है और ये पूरी प्रक्रिया किसकी है? संचारण की है। तो अभी हमने ये देखा कि संचारण क्या है, इसके एग्जाम्पल देखे। तो अब अगर किसी भी पदार्थ पर संचारण यानी कि जंग लगने की क्रिया हो रही है और वो नष्ट होने की तरफ बढ़ रहा है तो अब हम उसे किस तरह से रोक सकते हैं? तो संचारण को रोकने के क्या उपाय हैं उसे देखते हैं। रोकने के उपाय। किसे? संचारण को रोकने के उपाय। संचारण को हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं? तो अगर हम लोग बात करें संचारण को रोकने की, तो संचारण को रोकने के लिए हमारे पास बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल जो कि मैंने अभी दिया, दिवाली के दिनों पे हम लोहे पर क्या करते हैं? लगातार पेंट करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि हमारे पास जो भी धातु है उस धातु पर अथवा तो पदार्थ, धातु ना लिखना हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं? कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, जिस पर क्या करना है? हमें लगातार क्या करते रहना है? समय समय पर पेंट करना है। तो पेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जंग लगने की क्रिया होगी नहीं जल्दी से, और वो जो धातु है, वो जो मेटल है, पदार्थ है, वो नष्ट जल्दी से होगा नहीं। तो पहला तरीका पेंट करके हम लोग जंग से बचा सकते हैं। दूसरा कि यदि हम लोग किसका उपयोग करें?
मिश्र धातुओं का, किसका? मिश्र धातुओं का उपयोग करें। जो भी हम लोग जैसे चांदी के आभूषण की बात कर रहे हैं, अगर वो मिश्र धातु हो, मिश्र धातु अर्थात एक से अधिक धातुएं आपस में मिलकर बनी हुई हो, तो ऐसी धातुएं क्या कहलाती हैं? मिश्र धातुएं। तो मिश्र धातुओं का उपयोग करना है। मिश्र धातुओं से होगा क्या कि उसमें भी संक्षारण की क्रिया होगी नहीं। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो धातु है, जिस पर कोई भी धातु अथवा तो पदार्थ जिस पर क्या हो रहा है? जंग लग रही है, यदि उस धातु अथवा तो उस पदार्थ पर जिस पर जंग लग रही है, उस पर हम लोग क्या करें? किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दें। परत चढ़ाने पर, अगर हम लोग किसी अन्य धातु की परत उस पर चढ़ाएंगे तो होगा क्या? अन्य धातु की परत चढ़ाने पर वो जो धातु जिस पर जंग लगने की क्रिया हो रही है वो वहीं पर रुक जाएगी और उस पर जंग लगेगा नहीं, अर्थात कि संक्षारण की क्रिया होगी नहीं। तो ये टॉपिक था सिंपल संक्षारण का, जिसमें हमें तीन ही चीज देखनी है कि संक्षारण अर्थात क्या, ये कैसे होता है, दूसरा इसके एग्जाम्पल क्या है और इसे रोका किस तरह से जा सकता है। तो वापस से मैं पूरा टॉपिक फटाफट रिपीट कर देता हूं बेटा। संक्षारण अर्थात क्या? संक्षारण की क्रिया कैसे होती है? कोई भी पदार्थ वो वायु में रही हुई ऑक्सीजन गैस, नमी और रासायनिक पदार्थ के द्वारा धीरे धीरे प्रक्रिया करके नष्ट होने की तरफ बढ़ता है अथवा तो उस पर जंग लग जाती है, ये पूरी की प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? संक्षारण का। चांदी के आभूषण पर काली परत का जम जाना, किसका एग्जाम्पल है? संक्षारण का। रोका किस तरीके से जा सकता है कि जो धातु है जिस पर जंग लगने की क्रिया हो रही है उसे पेंट करते रहे समय समय पर, तो संक्षारण की क्रिया नहीं होगी। दूसरा, हमारे पास जो मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुओं का उपयोग करें तो भी उसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होगी। और तीसरा, जिस धातु या पदार्थ पर संक्षारण की क्रिया, जंग लगने की क्रिया हो रही है, उस पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दें तो जिससे क्या होगा कि संक्षारण की क्रिया, क्षय की क्रिया होगी नहीं। दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक और आखिरी पॉइंट पे आ गए हैं जिसे हमें समझना है, और वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। और हम लोग जंग यानी कि संक्षारण को क्या कहते हैं? कोरिजन। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है विकृत गंधिता, जिसे रैंसिडिटी के रूप में जाना जाता है। अब ये विकृत गंधिता क्या है, इसके बारे में हम सभी परिचित हैं, बस इसे समझने की जरूरत है। विकृत गंधिता अर्थात क्या, तो मैं इसे सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि जब हमने हमारे घरों में देखा होगा कि हमारे पास तेल होता है, चर्बी युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, यदि हम लोग उसे लंबे समय तक रखे रहें तो होगा क्या? अगर हम लोग तेल अथवा तो चर्बी युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखेंगे कहीं पर, तो उसके गंध और उसके स्वाद दोनों धीरे धीरे क्या होते हैं? बदलने लगते हैं, यानी उनके गुणधर्मों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और यही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। तो क्या ध्यान रखना है हमें? क्या होता है कि अगर हम लोग कोई तेल वाली चीज अथवा तो चर्बी वाली, चर्बी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वसा, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, इसको यदि हम लोग क्या करें? लंबे समय तक रखे रहें कहीं पर, तेल वाली चीज है अथवा तो वसा युक्त यानी चर्बी युक्त कोई खाद्य पदार्थ है, उसे लंबे समय तक कहीं पर रख दें तो होगा क्या? उसके गंध यानी कि स्मेल और टेस्ट यानी कि स्वाद, ये दोनों में क्या होगा? ये दोनों क्या होने लगते हैं? परिवर्तित, यानी कि बदलने लगते हैं। क्या होते हैं? बदलने लगते हैं। तो धीरे धीरे इनके गंध यानी कि इनकी स्मेल, इनके टेस्ट धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं, और यही पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। अगर हम लोग सिंपल एक एग्जांपल की बात करें तो अचार का एग्जांपल लेते हैं। अचार को हम लोग बहुत दिनों तक अगर रख दें तो उसमें फफूंद लग जाती है, उसकी स्मेल बदल जाती है, साथ ही साथ में उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? विकृत गंधिता का एग्जाम्पल हुआ। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं विकृत गंधिता क्या है, वो हमने देख लिया। तो अब विकृत गंधिता यानी कि किसी भी पदार्थ को जो कि तेल और चर्बी युक्त खाद्य पदार्थ है, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट ना खराब हो, ना बिगड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। यानी इसे रोकने के उपाय। इसे रोकने के उपाय के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो विकृत गंधिता को किस तरीके से रोका जा सकता है? तो विकृत गंधिता को मैं रोकने की बात करूं तो हमें करना क्या है? हमारे पास कोई भी गर्म खाद्य पदार्थ है, मान लो
गर्म खाद्य पदार्थ, उसे हमें क्या करना है, कम तापमान पर रखना है। पहला तरीका विकृत गंधिता को रोकने का, हमारे पास जो भी गर्म खाद्य पदार्थ है उसे क्या करें हम लोग कम तापमान पर रखें, जिससे क्या होगा, उसके गंध यानी कि स्मेल और स्वाद यानी कि टेस्ट उसमें परिवर्तन होगा नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ को मिला दें। यदि हमारे खाद्य पदार्थ में हम लोग प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ को मिला दें तो उसमें भी विकृत गंधिता का गुणधर्म देखने को मिलेगा नहीं। और तीसरा तरीका है कि हम लोग नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से पैकिंग करें। किससे? नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से उस खाद्य पदार्थ की क्या करें, पैकिंग करें, तो विकृत गंधिता का गुणधर्म कम होगा अथवा तो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था विकृत गंधिता का, जिससे हम लोग वापिस से समझ लेते हैं क्या होता है विकृत गंधिता। कोई भी तेल और चर्बी यानी कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ हो, उसे यदि हम लोग लंबे समय तक कहीं पर रखेंगे तो उनके गंध और स्वाद क्या होंगे, बदलने लग जाते हैं, और यही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। तो इसे रोक किस तरीके से सकते हैं? मान लो हमारे पास कोई गर्म पदार्थ है, उसे कम तापमान पर रखें तो उसमें विकृत गंधिता का गुणधर्म धीरे धीरे कम हो सकता है अथवा तो नहीं पाया जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं, हमारा जो गर्म खाद्य पदार्थ है या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ है जो कि तेल और चर्बी युक्त है, उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हम लोग मिला देंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर ऐसे पदार्थ हम लोग इसमें मिलाएंगे तो ये लंबे समय तक टिका रहेगा, इसके गंध और स्वाद में कोई परिवर्तन होगा नहीं, अर्थात विकृत गंधिता का गुणधर्म पाया जाएगा नहीं। तीसरा तरीका है कि हमारे पास जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी पैकिंग हम लोग ऐसी गैस से करें जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है उस पर उसका कोई असर प्रभाव देखने को ना मिले और हमारा वो खाद्य पदार्थ भी बिगड़े ना, लंबे समय तक टिका रहे। तो ऐसी कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस, जिसकी सहायता से हम पैकिंग करेंगे, जो कि कम सक्रिय होती है, तो जो कि हमारे खाद्य पदार्थों पर किसी भी प्रकार का कोई असर प्रभाव डालेगी नहीं, और जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक टिका रहेगा, जिसके गंध और स्वाद परिवर्तित होंगे नहीं। तो इस तरीके से हम लोग विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर आज हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी इसके अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर में पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।